जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी कर्वेचर्स। कर्वेचर क्या होता है? इंतहाई सिंपल अल्फाज में अगर आप कर्वेचर को डिफाइन करें तो आप ये कह सकते हैं कि मेजर ऑफ बेंडनेस ऑफ अ कर्व। ठीक है। जो कोई भी आपके पास कर्व है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर उसके अंदर कितना सारा खम पैदा हुआ है। ठीक है ना। बेंड का मतलब या कर्वनेस का मतलब जो होता है ये होता है खम। उसके अंदर कितना सारा खम पैदा हुआ है तो उसकी जो पैमाइश है उस खम की या बेंड की, उसको हम कर्वेचर का नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये कोई स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होती है तो इसके अंदर कोई खम नहीं है, इसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं है। हम कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन का जो कर्वेचर है वो जीरो है। इसी तरह अगर आप ये पैराबोला ले लेते हैं यहाँ पर, और इसी तरह ये कोई और पैराबोला ले लेते हैं। अब अगर आप इन दोनों में खम की बात करते हैं, कर्वेचर की बात करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इस पॉइंट पर हम देखना चाहते हैं कर्वेचर, और इसके भी इस पॉइंट पर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि इस कर्व के अंदर खम ज्यादा थोड़ा है, जबकि इस ये ज्यादा मुड़ी हुई है, इसके अंदर ये खम ज्यादा पैदा हो रहे हैं। तो इसीलिए आप ये कहेंगे कि इसका कर्वेचर जो है वो लार्ज, इस पॉइंट पे लार्ज है कर्वेचर, जबकि इस पॉइंट पे इस कर्व के अंदर उसकी निस्बत स्मॉल कर्वेचर है। आसान लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हैं कि इधर अगर आप एक छोटा सा सर्कल बना लें जो इसके अंदर फिट हो जाए। ठीक है। अब ये सर्कल इंतहाई छोटा सा है और इसका सर्कल अगर आप बनाएं इसके अंदर फिट होने वाला, तो वो सर्कल जरा बड़ा बनेगा। तो इसका सर्कल बड़ा बने, इसके अंदर खम कम है। ठीक है ना। इसका जो कर्वेचर है वो कम है और इसमें जो कर्वेचर है इस पॉइंट के ऊपर वो ज्यादा है। तो स्ट्रेट लाइन का जो कर्वेचर है वो जीरो होता है। इसी तरह अगर आप कोई सर्कल की बात करें तो सर्कल तो इसके अंदर तो खम है ही है, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर सेम कर्वेचर है सर्कल के अंदर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सर्कल का जो कर्वेचर होता है वो कांस्टेंट कर्वेचर होता है। जी, अब हम फॉर्मली इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन डिफाइन करने से पहले इस डेफिनेशन की आपको समझ आ जाए तो उसके लिए आप पहले इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखें कि यहाँ पर जैसे ये मैंने कर्व बना दी हुई है। अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर है ना, यहाँ पर आप एक टेंजेंट बना दें। अब मजीद थोड़ा सा अगर आप आगे पॉइंट लेंगे तो उसका जो टेंजेंट है वो इस तरह से थोड़ा सा रोटेट करके नीचे आ गया। तो यहाँ पर देखें तो इसका टेंजेंट और नीचे आ गया। मतलब टेंजेंट से, टेंजेंट की रोटेशन से, टेंजेंट के टर्न करने से आप कर्वेचर के बारे में बता सकते हैं। मतलब ये जो जिसका स्मॉल कर्वेचर था, यहाँ पर जो कर्व है ना, ये टेंजेंट है, ये आहिस्ता आहिस्ता टेंजेंट आगे की तरफ मूव करता हुआ जाएगा। जबकि ये जो लार्ज कर्वेचर है यहाँ पर वो जो टेंजेंट होगा वो तेजी के साथ मतलब टर्न लेगा। तो इसका मतलब है कि जो उसके मुड़ने की शरह है या उसका रेट है टेंजेंट लाइन का, वो हमें कर्वेचर के बारे में बता देता है कि वो उसका जो रेट है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब है टेंजेंट का रेट जो है टर्न लेने का वो ज्यादा है तो कर्वेचर उसका ज्यादा होगा। अगर उसका रेट कम है टर्न लेने का तो इसका मतलब है कि उसका कर्वेचर कम होगा। तो इसी टेंजेंट की मदद से इसको डिफाइन किया गया है
the curvature of a curve at any point is the rate of bending of curve. Rate of bending of curve. Rate of bending of curve से क्या मुराद? The rate at which the tangent at any point P is turning as the point of contact P moves along the curve. अच्छा, अब यहां पर एक और बात भी देखें। अगर हम टेंजेंट की मदद से इसको देखें तो बेसिकली ये मिसाल के तौर पर ये आपके पास कोई भी कर्व है और यहां पर इस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट बना लें। सॉरी, ये मैंने सपोज कोई कर्व बना ली हुई है और इसके इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सपोज, तो इस टेंजेंट का जो एंगल है ये है थीटा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे जाकर ये कोई और टेंजेंट ले लेते हैं तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसको आप सपोज कर लें कि ये आपके पास हो गया जी थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब यहाँ पर आप ये इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक मूव करके गए हैं अलोंग आर्क लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल के अंदर चेंज पैदा हुई है यहाँ से ये टोटल जो आर्क लेंथ है वो एस सपोज कर ले और ये जितनी आर्क लेंथ यहाँ पर थी ए और बी के दरमियान उसको हम डेल्टा एस से इंडिकेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि एंगल के अंदर जो चेंज पैदा हुई है वो विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ पैदा हुई है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो एंगल में चेंज है, एंगल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ और वेरी स्मॉल चेंज है, तो इसको आप बोलते हैं जी, ये इसका मैथमेटिकल कर्वेचर का कंसेप्ट है। एक इसका ये वाला कंसेप्ट है कि डी थीटा ओवर डी एस, ये बेसिकली कर्वेचर है। अच्छा, अब हम इसको, जैसे मैं टेंजेंट के बारे में पहले बता रहा था, तो टेंजेंट वेक्टर की सूरत में अगर आप इसको डिफाइन करें तो द आर्क रेट एट विच द टेंजेंट वेक्टर, जी कर्वेचर वेक्टर क्या होगा? द आर्क रेट at which the tangent vectors change the direction as the point P moves along the curve is called curvature vector and it is denoted by K या कैपा भी इसको बोलते हैं। तो अब टेंजेंट वेक्टर की सूरत में इसकी जो डेफिनेशन बनी वो ये बनी डी टी ओवर डी एस। यहाँ पर टी जो है ये टेंजेंट यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो जो मैग्नीट्यूड होगा उसको आप कर्वेचर कहेंगे उस पॉइंट पी के ऊपर। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिजल्ट एक हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कोई भी आपके पास एक यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर्स, यू सपोज यूनिट वेक्टर है और उसका आपने विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो ये यूनिट वेक्टर अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर हम इसका लें तो वो जीरो आ जाता है। ये वेक्टर एनालिसिस के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। और अब हमें ये पता है कि जो दो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, सॉरी एक ही यूनिट वेक्टर है u, तो इसका डेरिवेटिव और u के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट आ गया जीरो। तो इसका मतलब है जब दो वेक्टर्स का डॉट जीरो होता है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो इससे साबित हुआ कि u इज परपेंडिकुलर टू इट्स डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पर बेसिकली
एक आपके पास है जी टी का डेरिवेटिव। टी एक टेंजेंट यूनिट वेक्टर है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव अगर आप टी के साथ लेते हैं तो वो तो फिर जीरो आना चाहिए उस रिजल्ट के लिहाज से। तो इससे ये साबित हुआ कि ये डी टी ओवर डी एस जो है ये बेसिकली के वेक्टर है। तो के वेक्टर का अगर आप टी के साथ डॉट ले रहे हैं, ये टी एक यूनिट वेक्टर है, तो इससे साबित हुआ कि जो के है ये परपेंडिकुलर है इस टी के ऊपर। मतलब जो कर्वेचर वेक्टर होगा वो टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अगली बात समझने वाली, तो यहां पर ये नोट की सूरत में लिखा हुआ है कि के इज ऑर्थोगोनल टू टी। के इज ऑर्थोगोनल टू टी। अगली बात ये लिखी हुई है कि के इज पैरेलल टू नॉर्मल प्लेन। तो ये भी बड़ी अहम बात है, इसको हम थोड़ा सा ना डायाग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले एक कर्व बनाई इस तरीके से, और इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया, और ये सपोज कर लिया जी इसके ऊपर कोई टेंजेंट वेक्टर है। ये इसके ऊपर कोई टेंजेंट वेक्टर है। तो अब आप इसके ऊपर नॉर्मल प्लेन बनाएं। ये नॉर्मल प्लेन है। अब हमें पता है कि ये जो टेंजेंट वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर ये इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अच्छा, और अभी हमने ये बात की कि जो डी टी ओवर डी एस है ये भी टी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वेक्टर है ना जिसको हम कर्वेचर वेक्टर का नाम दे रहे हैं, ये फिर इस प्लेन के ऊपर पैरेलल है। जारी बात है टी पर अगर वो परपेंडिकुलर है तो प्लेन भी तो टी पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है फिर वो वेक्टर, जारी बात है वो इस पॉइंट के ऊपर भी है। मतलब जो कर्वेचर वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट पी के ऊपर ही तो फाइंड कर रहे हैं जिस पर आपने टेंजेंट वेक्टर बनाया हुआ है। तो पैरेलल होने का मतलब है कि वो वाला वेक्टर फिर इस प्लेन के ऊपर लाई करता है। के इज पैरेलल टू नॉर्मल प्लेन। कर्वेचर वेक्टर इज पैरेलल टू नॉर्मल प्लेन। अब नॉर्मल का मतलब वो कहां पर होगा, किस सिमत में होगा। तो ये अगली बात समझने के लिए, के इज इन द डायरेक्शन इन विच द कर्व इज टर्निंग। देखिए कर्व जो है ना वो टर्न लेकर इस तरीके से आ रही है, नीचे आ रही है, तो ये उसकी टर्निंग की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कर्वेचर वेक्टर यहां पर बनाऊं इस प्लेन के ऊपर, तो फिर वो टेंजेंट वेक्टर पर परपेंडिकुलर है और प्लेन के पैरेलल है। तो फिर यहाँ पर टर्निंग की सिमत में ये कर्वेचर वेक्टर बनेगा। तो अब यहाँ पर याद रखने वाली बातें ये हैं कि के जो वेक्टर है कर्वेचर वेक्टर्स, ये टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, और नॉर्मल प्लेन इस वेक्टर को कंटेन करता है। अगर आपके पास ये यूं टर्न आ जाते हैं इसके अंदर, तो इसका कर्वेचर वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में उसकी टर्निंग होगी कर्व की उसी डायरेक्शन में कर्वेचर वेक्टर होगा। जी, नेक्स्ट नोट जो है, ये अभी हम पिछली स्लाइड्स के ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि जो टी यूनिट वेक्टर है, मैंने यहाँ पर वेक्टर्स को ना ऊपर एरो लगाने के बजाय बोल्ड करके लिखा हुआ है। जैसे ये के को बोल्ड किया हुआ है तो ये एक वेक्टर है। एस जो है यहाँ पर एस बोल्ड नहीं किया हुआ है तो ये वेक्टर नहीं है। तो जिनको मैंने बोल्ड किया हुआ है वो सारे वेक्टर्स हैं, ये माइंड में रखने हैं आपने। जी, टी एक यूनिट वेक्टर है, और अभी पीछे हम इसको डिफाइन करके आ चुके हैं कि ये इसके बराबर होता है डी आर ओवर डी एस। ये टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट यूनिट वेक्टर इसके बराबर होता है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं
कि जो के है, के वेक्टर या कर्वेचर वेक्टर्स, ये बेसिकली टी यूनिट वेक्टर की का डेरिवेटिव है एस के लिहाज से। तो इसका मतलब है कि फिर अगर हम इसको आर की सूरत में लिखें तो ये आर का फिर सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। तो इट मींस इट कैन बी रिटन एज आर डबल प्राइम। तो अब ये एक और आपके पास फार्मूला या डेफिनेशन बन गई कि जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है उसका डबल प्राइम आप ले लें तो वो कर्वेचर वेक्टर बन जाता है। तो कर्वेचर की कीमत अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस आर डबल प्राइम का मैग्नीट्यूड ले लें। तो जब जब भी हमें कोई कर्व दी होगी वो आर की सूरत में दी हुई होगी, तो हम उसका कर्वेचर इस फार्मूले से कैलकुलेट किया करेंगे। आगे और भी कुछ फार्मूले बनाएंगे जो हमारे लिए जिंदगी को आसान बना देंगे, लेकिन ये भी फार्मूला या टेक्निक हम यूज कर सकते हैं कर्वेचर को फाइंड करने के लिए। जी, अब यहाँ पर कर्वेचर का फार्मूला है जी प्लेन कर्व्स के लिए ना, जो हमने कैलकुलस में पढ़ा हुआ था। तो ये आपके पास जब वो फंक्शन जो है या कर्व जो है वो आपको इस फॉर्म की, इस एक्सप्लिसिट फॉर्म के अंदर इस शक्ल में दिया हुआ हो, तो फिर आपके पास कर्वेचर का ये फार्मूला होगा। और अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिया हो x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, तो फिर आपके पास कर्वेचर का ये फार्मूला होगा। और अगर इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो की सूरत में दिया हुआ है, तो फिर आपके पास कर्वेचर का ये फार्मूला होगा। और अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, ये कर्व दी हुई है आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, तो फिर आपके पास कर्वेचर का ये फार्मूला होगा। जी, नेक्स्ट आपके पास है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स।